स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे राकेश वर्मा सर से, को फाउंडर एंड सीएमडी हैं मैपमाई इंडिया के, जिसको कि इंडिया की गूगल कहा जाता है। और इस कंपनी ने बड़ा धमाल मचाया, बड़ी बड़ी खबरें आई इस कंपनी में, और अब रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। राकेश सर, पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। दूसरा, मैं ज़रा दर्शकों के लिए आपके रिजल्ट्स पढ़ देता हूं, उसके बाद आपसे थोड़ा सा इन रिजल्ट्स की डिटेल पे बात करूंगा। रेवेन्यूज़ में कंपनी के 34% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं प्रॉफिट में करीब कंपनी के 28% का जंप देखने के लिए मिला। तो पैट 38 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ और रेवेन्यू करीब 107 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला। एबिटा में करीब 40% का जंप और एबिटा मार्जिन 37% से बढ़कर 40% आ चुके हैं। राकेश सर, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसमें तो ऑल अराउंड हमने देखा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला और स्ट्रीट ने उसका वेलकम भी किया था कल। अभी क्या लग रहा है सर, किस आउटलुक के साथ आप FY26 में एंट्री कर रहे हैं, और इस रिजल्ट्स में ये पूरे साल में FY25 की क्या लर्निंग्स थी, किस तरह का साल रहा पूरा, और क्या कुछ इसमें पॉजिटिव रहा आपकी कंपनी के लिए? हाँ, अब आप FY26 की जब बात करते हैं, हम लोग जो ऑपरेट करते हैं वो एक तरह से मैराथन रेस के ख्याल से करते हैं। मतलब अगले 3 साल में हमने जो अपने लिए सेट किया है 1000 करोड़ का, उसको अचीव करना है। क्वार्टर बाय क्वार्टर जो होता है वो होता है, और Q4 में आपने अच्छा रिजल्ट देखा। उसके पीछे थोड़ा बहुत अगर बताना चाहूंगा तो यही कहूंगा कि हमारा फोकस ठीक हो गया वापस Q4 में, कि हम कंज्यूमर बिजनेस में अभी नहीं एंटर करेंगे। और उस कारण से ओवरऑल कंपनी का फोकस का मतलब सिर्फ नहीं उसका एक्सपेंस, उसका फोकस होता है कि कंपनी की मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर हमारा मार्केट अभी बहुत बड़ा सामने दिखता है और हम कर सकते हैं, तो हम अभी कुछ सालों तक उसी पर फोकस रहे। ठीक है सर, मैं देख रहा था कि आपके एबिटा मार्जिन्स अगर देखें तो 40% पर रहे इस क्वार्टर में, और अब कितने एबिटा मार्जिन्स के साथ आप, क्योंकि आपके अमूमन एबिटा मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं 35 से 40% की रेंज में। मैं कई बार आप के साथ, रोहन सर के साथ भी इंटरव्यू कर चुका हूं, आपके साथ भी शायद दूसरा या तीसरा मौका है। ये एबिटा मार्जिन सर कितने सस्टेनेबल हैं, कितना कंपटीशन आपको मिल रहा है, और नेक्स्ट फिस्कल के लिए यही एबिटा मार्जिन्स की रेंज रहेगी? देखिए, आपने सही कहा, हम एबिटा मार्जिन को 35 से 40% के बीच में अपना प्लान बना लेते हैं कि इसके बीच में रहना है। ये क्यों 35 हो या 40 हो, ये डिपेंड करता है हम ग्रोथ करने के लिए कितना और इन्वेस्ट करें। उसको ख्याल में रखते हुए एबिटा मार्जिन 35 से 40 मूव करेगा। तो अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि अगले साल FY26, FY27, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम इस रेंज में एबिटा मार्जिन रख पाएंगे। ठीक है सर, अगर मैं आपके दोनों बिजनेस वर्टिकल, जो ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक है और दूसरा C&E यानी कि कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस है, इसके बारे में बताएं कि इन दोनों वर्टिकल में इस बार तो ग्रोथ C&E में करीब 30% की देखने के लिए मिली, ऑटोमोटिव में भी हालांकि 13% देखने के लिए मिली, लेकिन ये कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। FY26 के लिए कौन सा वर्टिकल ज़्यादा आपको एग्रेसिव लग रहा है, कहाँ पर ज़्यादा आपके प्लान्स हैं? अब अगर आप कंज्यूमर टेक और एंटरप्राइज, जो आप C&E आप समझते हैं, अब थोड़ा सा क्लैरिटी मैं दे दूं। गोइंग फॉरवर्ड, कंज्यूमर टेक समझिए कि कॉर्पोरेट बिजनेस है और एंटरप्राइज गवर्नमेंट बिजनेस है। अगर इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब इसमें जो गवर्नमेंट बिजनेस है, जिसको मैं एंटरप्राइज बोल रहा हूँ, इस बिजनेस को ग्रो करना हमारे इस साल के स्ट्रेटेजी में बहुत जोर शोर से काम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल है। सिर्फ हमें ये ख्याल रखना है कि हम उसी तरह का बिजनेस पिक करें गवर्नमेंट का, जिसमें हमें रीजनेबल इबिटा मार्जिन मिल जाए। इसको ख्याल में रखते हुए अगर आप C&E का 30% ग्रोथ देखें, तो C&E का ग्रोथ होगा
और ओवरऑल ईयर का भी मैं बता दूं, हम लोग का टारगेट है कि अगर हम 30% 35% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कर लें बिटवीन ऑटोमोटिव एंड सीएनई, तो probably we will be moving very comfortably towards the 1,000 crore target. ठीक है सर, इस समय पूरा देश, चूंकि हमने देखा कि पिछले 10-15 दिन काफ़ी टेंशन भरे रहे पूरे देश के लिए ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रिस्क, और ड्रोन इस समय एक नई चीज़ उभर कर आया पूरी दुनिया में। आज अगर कहीं भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो सेना से पहले ड्रोन पहुंच जाते हैं, और इस बार के भी एस्केलेशन में यही हुआ। हमारे साइड से भी ड्रोन्स गए, मिसाइल्स गई, उनकी साइड से भी काफ़ी सारे ड्रोन्स आए। ड्रोन्स पर आपकी कंपनी वर्क करती है, कुछ सर्विसेज देती है, क्लाउड्स वगैरह की सर्विसेज। यहाँ पर किस तरह का ट्रैक्शन है, कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है ये? और आई नो कि जब आपने ड्रोन्स बिजनेस में एंटर किया था मेरी, तब रोहन सर से बात हुई थी। अभी ये कितना बड़ा वर्टिकल बन चुका है और कितना आगे प्लान है इसमें? मैं उसको दूसरे ढंग से बताऊं, हम डिफेंस टेक कह रहे हैं। जी हम बिल्कुल। ड्रोन की बात खाली नहीं कहेंगे। तो हमें जो कंपनी का नया नामकरण भी हुआ है गवर्नमेंट बिजनेस का, जिसे हमने विडटेक से नाम बदल के मैपल्स डीटी कहा है। और वो डीटी स्टैंड्स फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका डिफेंस टेक, और आपका डिजिटल ट्विन। तो ये डिफेंस टेक में हम लोग काम किए जा रहे हैं, उसमें ड्रोन एक एलिमेंट है। फिजिकल ड्रोन खाली बनाना इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर लुकिंग एट, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ड्रोन बनाती है, लेकिन अल्टीमेटली उस ड्रोन को क्या, वो किस तरह से सर्विस दिया जाए, उस पर हमें डिफेंस में क्या जरूरत हो रहा है, हम लोग उस तरफ से। और डिफेंस ही नहीं, इवन द क्या कहा जाए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो की जरूरत पड़ती है, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये मतलब कितना बड़ा अभी आपके लिए एज एन कंपनी कितना बड़ा वर्टिकल बन चुका है, कि कितना रेवेन्यू ये गार्नर कर रहा कंपनी के लिए? मैं जो नंबर मेरे पास है वो मैं बता सकता हूँ जी। कि लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू टोटल हुआ, उसमें 22% हमारा गवर्नमेंट बिजनेस से था, बाकी प्राइवेट सेक्टर से था। उस 22% के अंदर डिफेंस भी है और सिविल का भी है। कुछ परसेंटेज डिफेंस का भी आया, बट हाँ, मैंने पहले ही कहा आपको, इस साल हमारा डिजिटल मैपल्स डीटी नाम इसीलिए दिया गया है कि उसको काफी जोर शोर से आगे बढ़ाए। चलिए, बढ़िया बात है सर। ऑर्डर बुक 1500 करोड़ रुपए पर आपने FY25 एंड किया। अभी इस साल अभी किस तरह का ट्रैक्शन है? कितने ऑर्डर्स अभी L1 साइट पर हैं और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में? हम तो अगेन हम क्वार्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही मिसलीडिंग होता है। ईयर ऑन ईयर अगर आप खुद ही एनालाइज मैपमाइंडिया को कर रहे हैं लास्ट 3 साल से, आपने देखा हुआ ईयर ऑन ईयर किस तरह से हम लोग ग्रो किए हैं। तो ऑर्डर बुक हमारा 1500 करोड़ है। आज की तारीख में वो जो ऑर्डर्स हैं, उनको जब हम लोगों ने एनालाइज किया, तो हमने कहा कि वो ऑर्डर हमारे कंज्यूम हो जाएंगे 3-4 साल में। पहले हम 3 से 5 साल कहते थे। तो अब इस साल भी जो हम लोग ऑर्डर लाने के लिए काम कर रहे हैं, अब वो Q1 में आएगा, कुछ Q2 में आएगा, कुछ Q3 में आएगा, क्योंकि ये तो B2B बिजनेस है ना। अब इसके लिए काम करते करते एक क्वार्टर में कोई लग जाता है, नहीं तो दूसरे क्वार्टर में चला जाता है। ठीक है सर, तो इस साल जो निवेशक हैं वो कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें कंपनी की साइड से? क्या गाइडेंस दिया आपने कॉन कॉल में? हमने कंपनी की तरफ से यही गाइडेंस दिया है कि 30 से 35%, एक्चुअली 35% कहिए, की ग्रोथ का हम लोग प्लान बनाए हुए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द होल ईयर। अब उसमें कुछ एकदम देखिएगा आप, जैसे आपने देखा Q4 में हमारा 34% था, हाँ, और Q1 में 14% था, ओवरऑल 22% आया। मैं ओवरऑल उसी 22 की बात कर रहा हूं कि हम लोग 35% कोशिश कर रहे हैं। और जी सर, प्लीज प्लीज। नहीं, वही 35% जब आदमी प्लान करता है, तो हो सकता है वो 30 पर भी आके लटक जाए, 32 पर भी आके लटक जाए। ठीक है सर, 35%
हमने देखा है आपको अचीव होते हुए और करते हुए, तो ठीक है, स्ट्रीट इतनी तो एक्सपेक्टेशन आपसे कर सकता है कि अब 35% की ग्रोथ आप मोमेंटम में देंगे। और एबिटा मार्जिन्स आपने बता ही दिए कि अराउंड 40% के आसपास आपके रहने वाले हैं। 35 से 40। बिल्कुल मैं सर। कहता रेवेन्यू ग्रोथ 30 से 35 और इबिटा ग्रोथ 35 से 40, एबिटा मार्जिन्स। एबिटा मार्जिन। ठीक है सर, कोई लीवरेजिंग वगैरह तो कंपनी कुछ प्लान नहीं कर रही ना? लेवरेजिंग से आपका क्या मतलब है? हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते ही तो इबिटा मार्जिन आता है, नहीं तो कैसे आता? अगर हम सर्विसेज बिजनेस में अगर रहते तब तो आप 10-20% वाली कंपनीज को देखे ही हैं जो सर्विसेज बिजनेस में है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हर समय हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में रहता है, और वो इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद पे ऑफ करता है, 2 साल बाद करता है। तो नए प्रोडक्ट्स और नए प्लेटफॉर्म्स भी बन रहे हैं, जैसे ड्रोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म अब पर काम हो रहा है। मैप का प्लेटफॉर्म हमने पहले से बना के रखा हुआ है। मतलब सर मेरा मीनिंग ये था कि अभी तक तो आप डेट फ्री रहे हैं, मतलब कोई बड़ा प्लान तो ऐसा नहीं कर रहे कि एक्सपेंशन प्लान की जिसमें आपको लीवरेजिंग की जरूरत पड़े, मतलब अच्छा, वो आप मीन किए थे? नहीं, यस। हम तो आई थिंक वी हैव इनफ कैश टू फंड आवर ओन बिजनेस। ओके। हमें इन द इसको कहते हैं कि मेरी नजरों में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हम डेट लेने जाए मार्केट से। आई थिंक वी हैव नेवर टेकन डेट इन द हिस्ट्री ऑफ मैपमा इंडिया, 20 साल में भी, तो आदत नहीं है डेट लेने की। बिल्कुल। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर, बहुत अच्छा साल रहा और उम्मीद करते हैं कि अगला साल भी आपने जो ग्रोथ गाइडेंस दी है उसको आप अचीव करें और अच्छे से बीट भी करें, हमारी तो यही दुआ रहेगी। और थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी देश की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ड्रोन साइड पर भी, ऑटोमोटिव साइड पर भी, और बहुत ही इनोवेटिव निश सेगमेंट में आपकी कंपनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो स्टॉक एक्सरे में हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश सर, और राकेश सर ने बताया कि किस तरह से कंपनी प्लान कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे काफ़ी सारे दर्शकों की क्वेरीज अभी भी बची हुई हैं, उनको लेते हुए चलते हैं। एक सवाल मिला है अमीन खान जी का सिप्ला पर। ब्रजेश सर, सिप्ला पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? सिप्ला पे अगर एक मोमेंटम की नजर से देख रहे तो मुझे लग रहा है कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि फार्मा वाली जो स्टॉक्स है वो फिलहाल चल रहे हैं। तो 1490 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 1600 तक का एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है इसमें, तो है एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सिप्ला में। ओके सर, एक हमारे दर्शक हैं टिया द ग्रेट के नाम से उनकी आईडी बनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उन्होंने। सिल्वर ईटीएफ 2 साल के लिए कैसा रहेगा फ्यूचर? सर ब्रिजेश सर, गोल्ड सिल्वर आप घर में जाते हैं तो लोग बोलते नहीं है कि गोल्ड सिल्वर ज़्यादा अच्छा है, ये कहाँ स्टॉक मार्केट बढ़िया चल रहा है, गोल्ड सिल्वर क्या बताना पड़ता है सर आपको? आंसर क्या देते हैं आप? नहीं, कैसे है कि गोल्ड तो हम लेते ही रहते हैं कि हम वो मंथली स्कीम और ये इस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है। अच्छा। लेकिन जैसे कि अभी, लेकिन लोगों को ना अभी वो सिल्वर पे इतना फोकस नहीं है, कि लोगों को अभी भी लगता है कि गोल्ड लेना चाहिए। बट अभी अगर मैं, जैसे अभी इनका जो सवाल है ईटीएफ का, तो मुझे लग रहा है गोल्ड के मुकाबले अभी जो आने वाले सालों में हो सकता है कि सिल्वर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, परसेंटेज रिटर्न की अगर बात करें तो मुझे लगता है सिल्वर में काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कॉपर जो मेटल्स जो सेगमेंट है उसमें मुझे लग रहा है कि अच्छा है, हो सकता है। तो ईटीएफ करना चाहिए मुझे, यानी काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। गोल्ड से शिफ्ट करके, शिफ्ट नहीं, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में मुझे लग रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आपने सोचा है वो सही सोचा है, आप 2 साल के नज़रिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जयंता घोषाल जी का सवाल है सर, कंटेनर कॉर्प 1 से 2 साल के लिए कैसा विजन लग रहा है सर इस काउंटर पर? तो ये स्लो मूविंग रहेगा, तो बट अगर 1 से 2 साल के नजरिए से अगर वो ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर लेवल्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो करीब 800 850 तक का एक व्यू है, जहां पे हम लोग को लगता है कि एक बाउंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होकर अगर स्टॉक चलते हैं तो और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन
फिलहाल ये लेवल से वो 800 850 पे एक सप्लाई बन सकता है इसमें। ठीक है। नागेंद्र गिरी जी पूछ रहे हैं सर, टाटा पावर और कोल इंडिया इनके लॉन्ग टर्म के लिए बाय जोन बता दीजिए। टाटा पावर में अगर वो बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस में बाय कर ले, क्योंकि ये प्राइस काफी अच्छा रेंज है। और जो रिसेंटली उसका जो टॉप बना था 495 के लेवल से बना था, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर से 500 के 500 प्लस जा सकता है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। स्पेसिफिकली अगर कोल इंडिया की अगर बात करें तो कोल इंडिया 400 के पास ट्रेड कर रहा है, एंड इसमें भी मुझे लग रहा है कि टाइम फ्रेम थोड़ा मुश्किल है। 500 के लेवल से यहाँ पे सेलिंग आता, प्रॉफिट बुकिंग आता। इसको 420 430 का एक लेवल है जहां पे सप्लाई है, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो मुझे लग रहा है कि वापस 550 600 जा सकता है। बट इसका जो टाइम फ्रेम है 2 साल नहीं, इसमें शायद और लंबा टाइम लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा स्लो मूविंग करें। ठीक है। शालिनी सिंह पूछ रही हैं सर, थायरो केयर शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखने चाहिए इस पर? 986 के पास ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म टारगेट। एक्चुअली ये टारगेट के पास आ चुका है। 1050 को जो लेवल है यहाँ पे इसको सप्लाई है, तो अगर उनका पोजीशन है, अगर उनको पैसे बन रहे तो मेरी सलाह रहेगी कि 1000 के पास धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चालू कर दे। ठीक है। गौतम पाल जी पूछ रहे हैं सर, एनएमडीसी 4000 शेयर है 65 रुपए के प्राइस के, मिड टर्म में क्या होराइजन क्या टारगेट्स रहेंगे? मिड टर्म में अगर स्पेसिफिकली देखें तो ज्यादा तो नहीं, अभी 70 है तो और एक 10 रुपए का बात कर सकते हैं हम लोग। 78 और 80 का जो लेवल है वहां पे उसको रेजिस्टेंस है, तो मेरी सलाह है कि 80 के आसपास या 78 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर एक बार वापस पोजीशन को रिव्यू कर ले। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष जायसवाल जी, ये पूछ रहे हैं सर, आरईसी 383 की बाइंग है, क्या टारगेट रखें 6 मंथ्स के लिए? ठीक है, 480 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसको हम पहला एक रेजिस्टेंस की नजर से देख सकते हैं, तो 480 पे मुझे लगता है उनको एक बार पोजीशन को रीलुक करना चाहिए। गौरव जी का सवाल है सर, कोटक बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रखना चाहिए? करंट लेवल्स पर क्या ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं? नहीं, हम फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार रिसेंटली जो 2300 का जो लेवल बना था वहां पे स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म टॉप बना दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है, जो हालांकि आया है मार्केट इसमें कोटक बैंक में। सॉरी, और ये प्रॉफिट बुकिंग 2000 या फिर 2000 एक बार ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये जब भी इसमें होगा एक बार 2000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद, जब भी ये बॉटम बनाएगा, क्योंकि पिछली बार ये स्टॉक चला तो 1900 1950 के लेवल से चला था, तो अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो फिर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। सोमवीर भोरिया जी सवाल पूछ रहे हैं सर, आइनॉक्स विंड 165 रुपए के लिए हुए हैं, 3 महीने का विजन है, क्या करें इसमें? 3 महीने के हिसाब से अगर है तो काफी थोड़ा सा मुश्किल है। मोमेंटम है 180 185 का एक लेवल है जहां पे इसको फिर से सप्लाई, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म में आउटलुक पॉजिटिव बनेगा। फिलहाल तो 180 185 का लेवल को वॉच करें अगर ये, और देखिए कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है, नहीं तो वहां पे शायद ये स्टॉक एक बार फिर से स्टक हो सकता है। ठीक है। एक दर्शक का सवाल मिला है SW सोलर पर सर, इसमें पहले ये रिजल्ट्स के बाद पिटता हुआ गया काउंटर 320-30 रुपये से, जबकि रिजल्ट्स इसके अच्छे आए थे और काउंटर काफ़ी पिटा, और अब लगातार पिछले 2-3 दिन से अपर सर्किट लगता हुआ जा रहा है 5-5% के, कहाँ तक जा सकता है सर? फिलहाल टाइमिंग के लिए टेम्परेरी डाउन ट्रेंड में है, सो ये मुझे ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। 300 350 के आसपास ये फिर से अटकेगा। अगर जिनकी भी पोजीशन से एक बार 350 पे अपना पोजीशन को रिव्यू करें, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो वीक है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पुष्पेंद्र जी, वो पूछ रहे हैं सर, ACC करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं कि 1 से 2 साल के लिए? ओके, या कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि काफी पिटा हुआ स्टॉक है और नीचे ओवरसोल्ड में ट्रेड करे, तो 2-3 साल का नजरिया है तो ऑब्वियसली उनको बाउंस मिलेगा यहाँ से। ज्योतिष चौधरी जी बोल रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग विवेक सर एंड ब्रजेश सर, थैंक यू। ज्योतिष जी आपको भी, आपका भी दिन मंगलमय हो।
यस बैंक सर 20.5 रुपये की बाइंग है, शॉर्ट टर्म के लिए सेल करें या 25 तक का वेट करें? सर इसमें अभी जापानीज इन्वेस्टर घुसे हैं करीब 21.5 रुपये के भाव पर, जबकि एसबीआई निकल रहा है, तो वो भी कुछ सोच के कुछ विजन के साथ ही घुस रहे होंगे, तो क्या लगता है सर यस बैंक? फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, पोजीशंस है तो आप होल्ड करें, वापस 27-28 का लेवल देख सकते हैं, बट वही आपको बताना काफी मुश्किल है कि टाइम फ्रेम क्या रहेगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद न्यूज की वजह से ये स्टॉक चला है, जहां जो चला है वो 17 के लेवल से चला है, तो एक जो भी पोजीशन आप 17 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करें और 28 के आसपास फिगर आउट करें कि क्या करना है करके। ठीक है। दीपक कुमार जी हैं बक्सर से, बिहार से, केपीआईटी टेक पर पूछ रहे हैं। केपीआईटी टेक और साइंट में शॉर्ट टर्म में 2 साल के लिए एंट्री ले सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म नहीं है सर, ये इसको मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, 2 साल। सर साइंट और केपीआईटी, इन पर आपका व्यू 2 साल के लिए? ठीक है, साइंट में हम पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन साइंट एक पिटा हुआ स्टॉक है, तो मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसमें 2 साल के नजरिए से इसमें पोजीशन बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए। रिलायंस में एंट्री लेवल बता दीजिए, प्रवीण जी पूछ रहे हैं। रिलायंस 1420, तो अगर एंट्री करना है तो 1350 के आसपास जहां पे इसका कंसोलिडेशन है उसके आसपास ही मुझे लगता है कि बाइंग करना चाहिए। अभी हाल ही में एक अच्छा रैली देखने को मिला है, जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मुझे लगता है इसमें एक 50-60-70 पॉइंट का एक फॉल आएगा, क्योंकि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो 1330 के आसपास है, तो 1350 तो डेफिनेटली जब भी एक बार करेक्शन आएगा वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको, तो उस टाइम पे मुझे लगता है बाई कर लेना चाहिए। ठीक है सर। लास्ट सवाल ऑफ द डे सर, विशाल शर्मा जी का, एजिस लॉजिस्टिक्स 862 के लिए हुए हैं, 1 से 2 महीने का विजन है, क्या करें? होल्ड करें, इसमें हमारा व्यू पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक बिजनेस भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसमें फिलहाल ब्रेकआउट आया नहीं है, 840 का एक लेवल है जहां पे इसको काफी थोड़ा सा सप्लाई है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की नजर से देखे तो इसमें वो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और सब कुछ सही रहा तो ये वापस 1050-1100 के आसपास जा सकता है, तो व्यू डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव है।